हेलो एवरीवन, आई एम सनी देओंदा। वेलकम टू एस ट्यूटर्स एकेडमी। देखिए दोस्तों, हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं और काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन हो चुका था। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, दो बिंदु एक टावर के विपरीत और स्थित है जिनकी टावर के आधार बिंदु से दूरियां क्रमशः, ये वाला हो चुका था, ठीक है ना। h बराबर अंडर रूट ऑफ a इंटू बी से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, धान के किसी खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई एक मीनार, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर इस टाइप से मान लीजिए कोई भी एक मीनार है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से होकर हॉरिजॉन्टल रेखा पर, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज रेखा पर, मीनार के तल से यहां पर हॉरिजॉन्टल रेखा पर दो बिंदु, एक बिंदु ये ले लीजिए और एक बिंदु ये ले लीजिए, ठीक है ना। दो बिंदुओं से x और y है, दो बिंदुओं से क्या दिए गए, x और y दिए गए। ठीक है ना, दो बिंदुओं से कितने कितने दिए गए, x और y। अब आपसे कहा गया है कि x कोण का मान ज्यादा है, किससे ज्यादा है, y से ज्यादा है। x का मान किससे ज्यादा है, y से ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ, ज्यादा वाला कोण इधर रखेंगे या फिर इधर रखेंगे। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते रहते हैं वैसे कोण का मान क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। कोण का मान बढ़ता रहता है, ठीक है। तो बड़ा कोण तो यहां पर आएगा, x तो यहां पर आएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है बिंदुओं के बीच की संभावित दूरी कितनी होगी, बिंदुओं के बीच की संभावित दूरी, मतलब इस d का मान पूछा गया है हम लोगों से। अब d का मान निकालते हैं तो d का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर h इंटू कॉट, छोटा कोण, कॉट के साथ में क्या होगा, पहले छोटा कोण। अब छोटा कोण बताओ y होगा या x होगा, छोटा कोण हो जाएगा सर हमारा y। तो सबसे पहले आएगा कॉट y, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 आता है ना। थीटा 1 छोटा कोण और थीटा 2 बड़ा कोण, सबसे पहले छोटा कोण कॉट y माइनस का कॉट x आएगा। d का मान ये आ जाएगा, ठीक है ना, h इंटू कॉट y माइनस का कॉट x। अब यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कॉट x माइनस कॉट y दिया है तो इसको मत कर देना, गलत हो जाएगा। कॉट y माइनस कॉट x आएगा, ठीक है। tan में भी ऑप्शन दिए हुए, तो एक बार हम लोग इसको tan में चेंज करके करते हैं। कॉट, कॉट उल्टा होता है tan का, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉट थीटा बराबर 1/tan होता है, तो कॉट y बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan y माइनस कॉट x कितना हो जाएगा, 1/tan x, ठीक है। फिर यहां से देखो ये आ जाएगा h इंटू, यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, tan x इंटू tan y, ये tan x इधर चला जाएगा और tan y इस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा tan x माइनस का tan y, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो देख लो, h इंटू टेन एक्स माइनस का tan y बट्टे में tan x इंटू tan y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी d बराबर, ये वाला ऑप्शन चला जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। देखो उसी फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, बस चेंज इतना सा करना था, cot y और cot x को चेंज करना था, 1/tan y माइनस का 1/tan x हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले, अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन भी है। देखो झील वाले क्वेश्चन, झील वाले क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं आपको आंख बंद करके डायरेक्ट क्या करना होता है, जो भी दी हुई है ना उसकी ऊंचाई, जो भी यहाँ पर झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, जो भी यहाँ पर बादल की ऊंचाई दी जाएगी उसका डबल कर दिया करो। बस 200 का डबल कितना होगा, 400, यही आंसर है। जब भी झील वाले क्वेश्चन आएंगे तो बस उसका डबल कर दिया करो, 200 का डबल कितना हो जाएगा, 400। और मैक्सिमम हर बार जितने भी बार ये क्वेश्चन आया ना वहां पर एंगल 30 और 60 ही देखने को मिला है, वहां पर एंगल 30 और 60 ही देखने को मिलता है। और वहां पर अगर 30 और 60 देखने को मिलेगा तो आपको हमेशा और हमेशा क्या कर देना, डबल कर देना, बस आंसर खत्म। इतना सा काम है झील वाले क्वेश्चन में। लेकिन अगर इसको पूरे बेसिक से देखोगे आप लोग तो बढ़िया क्वेश्चन है यार, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये किस टाइप से बनता है देखो, समझो बात को।
देखो आपसे कहा गया है यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से, अब पहले तो झील बना लो, यहां पर एक झील बना लेते हैं। झील बना ली। अब क्या कहा गया, झील के 200 मीटर ऊपर, यहां से 200 मीटर ऊपर यहां चले गए, मान लो यहां पहुंच गए हम, ये हो गया 200 मीटर ऊपर, ये दिया हुआ है 200 मीटर ऊपर, ठीक है। फिर क्या कहा गया, 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब बादल तो ऊपर आसमान में होगा, यहां से उन्नयन कोण बना दीजिए 30 डिग्री, ये बादल हो गया। यहां से जो उन्नयन कोण दिया हुआ है ना, ये वाला उन्नयन कोण दिया हुआ है हमें कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। इस वाले बिंदु से ये जो बादल है ना, बादल आसमान में होगा ऊपर, तो इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है हमें कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब ये भी तो 200 ही होगा, ये भी कितना हो जाएगा 200, यहां से लेकर यहां तक। ये वाली ऊंचाई मान लो h, ये वाली ऊंचाई कितनी मान लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। तो झील की सतह से बादल की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये बादल है, बादल की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 200 प्लस h। अब आप मुझे यार ये बताओ, क्या झील की सतह की जितनी ऊंचाई ऊपर होगी, क्या उतनी नीचे नीचे होगी, क्या नीचे होगी ना, जितनी इमेज ऊपर की ओर बनेगी, जितनी लंबाई ऊपर होगी नीचे भी उतनी होगी। अब आप मुझे बताओ, इसकी जो इमेज बनेगी, इस बादल की जो इमेज बनेगी, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनेगा झील में, क्या वो भी 200 प्लस h मीटर की डिस्टेंस पे बनेगा क्या। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना नीचे वाली, ये भी कितनी हो जाएगी 200 प्लस h, ठीक है ना, ये भी 200 प्लस h हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं, आपसे कहा गया यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इस बिंदु से, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, इस बिंदु से जो बादल है ना, बादल का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, और झील में उसके परावर्तन का अवनमन कोण, परावर्तन का अवनमन कोण, किसके परावर्तन का, ये जो बादल बन रहा है ना, इसका परावर्तन, मतलब ये होगा यहां पर, और इसका अवनमन कोण किससे, उस बिंदु से, ठीक है ना, उस बिंदु से। देखो आपसे कहा गया इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है, लेकिन जो बादल की इमेज बन रही है ना, ये इस इमेज से इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, वो अवनमन कोण हमें दिया हुआ है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब अवनमन कोण कहां से बनाया जाता है, यहीं से ही तो बनेगा, ये वाला होता है अवनमन कोण, ठीक है ना, ये होता है अवनमन कोण। अब आपको क्या करना है, ये अगर 60 डिग्री, इसको नीचे से मिला दो इस टाइप से, आप समझो बात को, ये एकांतर कोण हो जाएंगे, ये वाला कोण 60 होगा तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। ये 200 है और ये वाली हाइट कितनी है, 200 प्लस h, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 200 प्लस h। अब यहां पर देखो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो ट्राइंगल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया a, इसको नाम दे देते हैं हम लोग b, इसको नाम दे देते हैं हम लोग c, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग d। सबसे पहले ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहला ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है ए डी, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई, ए डी ई की बात करते हैं। अब अगर ए डी ई की बात करोगे तो ये वाला कोण कितने डिग्री का, 60 का। तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। अब मुझे बताओ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी है क्या, हाँ सर, देखो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 200 तो ये हो गई, और 200 प्लस h ही हो गई, तो टोटल कितनी थी 200 और 200 400, मतलब 400 प्लस h हो गया। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी आ गई, 400 प्लस h आ गई। तो मुझे बताओ 30 डिग्री के सामने वाली ये वाली भुजा छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप लोग कहोगे सर छोटी होगी, और छोटा करने के लिए, क्योंकि कौन छोटा है ना 30 डिग्री का, और छोटा करने के लिए भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगी सर 400 प्लस h बट्टा √3, ठीक है, ये हो गई 400 प्लस h बट्टा √3, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है h, तो मुझे बताओ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा h है, तो बताओ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होगी, सर बड़ी होगी, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बड़ा है, और बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे √3 का गुणा, मतलब ये हो जाएगी √3h, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला कोण था 60 डिग्री का इधर, है ना। अब मुझे बताओ यार, a से लेकर c तक
और ए से लेकर डी तक, क्या दोनों डिस्टेंस बराबर होगी क्या? ए से लेकर सी तक और ई से लेकर डी तक दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी? दोनों दूरियां बराबर होंगी। बराबर कर दो, √3h बराबर कर दो, √3h को गुणा √3h को बराबर कर दो 400 प्लस h बट्टे में क्या कर देंगे? √3। ठीक है ना, बस आपने कुछ नहीं किया, आपने इन दोनों दूरियों को बराबर किया, एसी को और ईडी को। ठीक है ना, इन दोनों दूरियों को हम लोगों ने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो जैसे ही बराबर करोगे तब ये √3 इधर आ जाएगा वज्र गुणा होके, जैसे ही वज्र गुणा होके इधर आएगा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3h बराबर, ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस h। यहां से देखो h को इधर ले आओ, जैसे h को इधर लाओगे तो 3h माइनस h, ये वाला h इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3h माइनस h कितना हो जाएगा? 2h। तो 2h बराबर कितना हो जाएगा? 400। अब 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने बार कटेगा? 200 बार। तो h का मान कितना आएगा? 200। अब ये h का मान 200 आएगा, लेकिन हमसे क्या पूछेगी? ये देखो, इस वाले h का मान आया 200, लेकिन हमसे ये पूछा गया इस बादल की जो ऊंचाई होगी ना इसकी, यहाँ से ये जो सतह, इस सतह से कितनी ऊंचाई पर होगी। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 है तो h का मान भी कितना आ गया? 200 आ गया। अगर इस h का मान भी 200 आ जाएगा तो 200 प्लस 200, 200 प्लस 200 टोटल कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसका मतलब इस बादल की जो ऊंचाई हो जाएगी, वो बादल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 200 मतलब कि कितनी हो जाएगी? 400। बादल की ऊंचाई हो जाएगी 200 प्लस 200 बराबर कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है ना, तो अब आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लेना इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है ना, यहाँ पर 200 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 400। एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ इस वाले प्रश्न को। देखो क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया था यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, ये झील बना ली मैंने, यहां से 200 मीटर ऊपर चले जाओगे, 200 मीटर ऊपर जाते ही बादल का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री का। और इसकी जो इमेज बन रही है ना झील के अंदर, देखो 200 तो ये और h, ये 200 प्लस h की ऊंचाई है, तो इमेज भी कितनी दूरी पर बनेगी? 200 प्लस h पर। अब इस बिंदु से इस बादल का उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है, और इसकी जो इमेज बन रही है वहां से इसका अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से इसको मिला दो नीचे, अगर ये वाला कोण 60 होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 60 होगा। एकांतर कोण कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं ये। ठीक है ना, अगर ये वाला कोण 60 होगा तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 200 प्लस h था, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा? 200 प्लस h, और ये टोटल ऊपर वाला भी 200 है, तो टोटल कितना हो गया? 200 प्लस 200 कितना? 400, 400 प्लस h। तो ये जो सामने वाली दूरी है ये कितनी हो जाएगी? 400 प्लस h। अब मुझे बताओ यार, ये वाला कोण 60 है तो ये वाला कोण कितना बचेगा? 30। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी है? 200 प्लस 200 कितना? 400। 400 प्लस h, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 400 प्लस h, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? छोटी होगी ना, और छोटा करने के लिए √3 का क्या लगाएंगे? भाग। तो 400 प्लस h बट्टा √3 आ गया। ठीक है, फिर देखो ये तो होगी इस वाले ट्रायंगल की बात। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ये कोण 30 है, ये कोण कितना है? 60। ठीक है ना, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। 30 के सामने वाली भुजा कितनी है? h, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी? बड़ी, और बड़ा करने के लिए √3 से गुणा, √3h। तो AC और यहाँ पर ED ये दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर। AC बराबर होगा किसके? ED के। बस हमने इस AC और ED को बराबर कर दिया। AC तो दिया हुआ है √3h और ED दिया हुआ है 400 प्लस h बटा √3। √3 को इधर गुणा कर दो, √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 प्लस h। तो यहाँ से इस h को इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 3h माइनस h कितना हो जाएगा? 2h। तो 2h बराबर हो जाएगा 400, 2 से काट देना, कितने बार कटेगा? 200 बार। तो h का मान कितना आ जाएगा? 200। ये तो h का मान आया है, इस वाली h का मान आया है। अगर बादल की ऊंचाई पूछी गई है झील की सतह से, तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 400। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ध्यान रखना, बस आपको इतना सा करना है, यहाँ पर जो भी ऊंचाई दे रखी है 200 मीटर ऊपर से जा रहा है ना, तो इसका डबल करना, बस यही हमारा आंसर है। 200 का डबल कितना हो जाएगा? 400। तो बस आपको ट्रिक ये वाली यूज करनी है। ठीक है ना, यहां से जो भी दिया हुआ है बस उसका क्या करना है? 200 का डबल कर दिया करो, और 200 का डबल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 400। झील वाले क्वेश्चन में बस यही करना है। ठीक है ना, तो आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? यदि एक सीढ़ी को दीवार के आपसे कहा गया यदि एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस प्रकार लगाया जाता है, ये मान लीजिए दीवार है, ठीक है, और यहां से एक सीढ़ी को लगाया जाता है इस टाइप से,
ये सीडी हो गई, ठीक है ना, ये वाली जो सीडी है ये सीडी हो गई। इस प्रकार लगाया जाता है कि उसका ऊपरी भाग दीवार के ऊपरी हिस्से से लगे, दीवार के ऊपरी हिस्से से लगे। सीडी के नीचे की निचले हिस्से की दीवार से दूरी 10 फीट है। ये जो निचला हिस्सा है ना, यहाँ से दीवार से दूरी इसकी दी गई है कितनी, 10 फीट दी गई है, ठीक है 10 फीट है। और ये भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलो ठीक है, ये 60 होगा तो बताओ ये कितना होगा, 30, और ये वाला कितना हो जाएगा 90। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सीढ़ी की लंबाई कितनी आएगी, ये जो सीढ़ी दी गई है ना, ये वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, तो आप मुझसे कहोगे सर अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 फीट है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसका क्या होगी, डबल होगी। डबल होगी तो इस सीढ़ी की लंबाई जो होगी, सीढ़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 फीट आ जाएगी, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई आ गई 20 फीट। अब यहां से मुझे बताओ इस 60 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी। सर अगर 30 के सामने वाली भुजा 10 फीट है तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। और बड़ा करने के लिए आप लोग क्या करोगे, √3 का गुणा, तो ये हो जाएगी सर 10 √3। चलो ठीक है, तीनों लंबाई आ गई। सीढ़ी की लंबाई आ गई 20 फीट और इस दीवार की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 10 √3, ठीक है। फिर क्या कहा गया, जब व्यक्ति इस पर चढ़ना प्रारंभ करता है तो सीढ़ी फिसल जाती है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, ये तो थी दीवार, ठीक है ना। अब जैसे इसने इस पर चढ़ना प्रारंभ किया तो ये सीढ़ी नीचे आ गई, फिसल गई, फिसल कर मान लो इस टाइप से आ गई, यहां पर आ गई नीचे, ठीक है। और नीचे आने के बाद में वो कितने डिग्री का कोण बनाने लग जाती है, अब वो 60 डिग्री का कोण बनाने लग जाती है। और नहीं, भूमि फिसल जाती है और भूमि के साथ में अब वो कितने डिग्री का कोण बनाने लग जाती है, 30 डिग्री का कोण बनाने लग जाती है। यार यहां से ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब वो 30 डिग्री का कोण बनाने लग जाती है। अगर मान लो ये 30 डिग्री का होगा तो ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ सीढ़ी की लंबाई कितनी आई थी, 20 फीट, क्या चेंज होगी क्या, ये तो चेंज ही नहीं होगी यार। ये वाली लंबाई कितनी रहेगी, हमेशा 20 फीट। सीढ़ी की लंबाई थोड़ी ना चेंज होगी कोई, ये रहेगी 20 फीट, ठीक है। और मुझे बताओ क्या दीवार की लंबाई भी चेंज होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब 90 के सामने वाली साइड 20 है तो मुझे बताओ 30 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, ये हो जाएगी कितनी, 10 फीट, ठीक है, 10 फीट हो गई। आपसे क्या पूछा गया, सीढ़ी ऊपर से कितनी फिसलती है। अब मुझे एक चीज समझाओ यार, क्या यहां से लेकर यहां तक फिसल गई ना सीढ़ी, यहां से लेकर यहां तक फिसल गई सीढ़ी, ठीक है ना, कितनी फिसली है। देखो टोटल दीवार की लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, 10√3, 10√3 थी ना टोटल दीवार की लंबाई। यहां से लेकर यहां तक 10√3 और यहां से लेकर यहां तक कितनी आ गई, 10 फीट। हमें ये वाली दूरी बतानी है, तो मुझे बताओ टोटल दूरी में से अगर इतनी दूरी को माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी ना, सीढ़ी कितनी फिसली है, इतनी तो फिसल गई वो इस यहाँ दीवार से, तो इसका मान आ जाएगा। कैसे निकालोगे, टोटल दूरी 10√3 है, इसमें से माइनस कर दो 10 फीट को, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10√3 माइनस कर दो 10 को, तो यहाँ पर 10√3 की वैल्यू डाल दो 1.732 और माइनस कर दीजिए 10 को। जैसे गुणा करोगे तो 10 गुणा 17 1.732, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17.32, 17.32 माइनस 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7.32। ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, 7.32 फीट, 7.32 फीट मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था एकदम, देख लेना आप लोग, है ना। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था एकदम। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए सीढ़ी, ये कोई सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ना, और दीवार के सहारे खड़ी हुई है, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। और हमसे कहा गया इसकी दूरी नीचे से कितनी है, 10 फीट। ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 30। 30 के सामने वाली भुजा 10 है, तो बताओ 90 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये सीढ़ी की लंबाई आ गई, दीवार की लंबाई और निकाल लो, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी, और बड़ा करने के लिए √3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 10√3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में। फिर क्या कहा गया, सीढ़ी नीचे फिसल गई, दीवार से फिसलेगी तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। अब इतनी फिसल कर नीचे आ गई, मान लो 30 डिग्री का,
लेकिन क्या इस सीढ़ी की लंबाई चेंज होगी क्या? कभी नहीं होगी। 20 फीट थी सीढ़ी की लंबाई, तो अभी भी 20 फीट रहेगी। तो 90 के सामने वाली भुजा 20 फीट है, तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी आएगी? 10 फीट। क्या इस दीवार की लंबाई चेंज होगी क्या? ये वाली जो दीवार की लंबाई है बिल्कुल भी नहीं होगी सर। पहले कितनी थी? 10√3, दीवार की लंबाई 10√3 थी, तो अभी भी कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक 10√3। आपसे पूछा गया कितनी फिसलेगी, तो 10√3 में से इस 10 को क्या कर देना? माइनस कर देना, √3 की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और झील वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए फिर से झील वाला क्वेश्चन आ गया। कितना कर दोगे? फटाफट से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, मुझे आप लोगों के आंसर का वेट है। यहाँ पर देखो 600 मीटर ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 और कितना दिया हुआ है? 60। कुछ नहीं करना सर, इस 600 का डबल कर दो जस्ट, और 600 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 600 दूना 1200 मीटर। ठीक है ना, 600 का बस जस्ट डबल करना है, 600 का डबल ये वाला नहीं, 600 का डबल कितना हो जाएगा? 1200 मीटर। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो कर लिया। अरे वर्गाकार फुटबॉल के मैदान वाला क्वेश्चन तो कर लिया क्या? हाँ जी सर, ये तो कर लिया हम लोगों ने। तो आ जाइए नेक्स्ट पीपीटी की तरफ चलते हैं हम। कितनी पीपीटी कर ली हम लोगों ने? हम लोगों ने HND फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ में क्या कहा गया है? अरे यार बढ़िया क्वेश्चन है। देखो फिफ्थ में क्या कहा गया है? फिफ्थ में हम लोगों से ये कहा गया है, पहला क्वेश्चन, एक टावर जिसकी लंबाई 60 मीटर है के शीर्ष बिंदु से एक खंबे के शीर्ष बिंदु तथा आधार बिंदु से बनने वाले अवनमन कोण 45, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी यदि दोनों समान तल में स्थित है? देखो एक टावर जिसकी लंबाई 60 मीटर है के शीर्ष बिंदु से खंबे के शीर्ष बिंदु पर तथा आधार बिंदु पर बनने वाले अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब नीचे की ओर बनेंगे, और कहां से बन रहे हैं? टावर से बन रहे हैं। इसका मतलब टावर तो बड़ी होगी आपकी और खंबा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना, टावर तो आपकी बड़ी होगी और खंबा क्या होगा? आपका छोटा होगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं बनाता हूं एक टावर जिसकी लंबाई 60, ये वाली जो लंबाई है ना वो कितनी दे रखी है? 60 मीटर दे रखी है। चलो ठीक है सर, 60 मीटर है कि शीर्ष बिंदु से, इस शीर्ष बिंदु से खंबे के शीर्ष बिंदु पर, इस खंबे का जो शीर्ष बिंदु है ना यहां पर, तथा आधार बिंदु पर, खंबे के आधार बिंदु पर, शीर्ष बिंदु पर, देखो एक तो कहा गया शीर्ष बिंदु पर और एक कहा गया आधार बिंदु पर, इस टाइप से। ठीक है ना, बनने वाले कोण कितने कितने दिए हुए? 45 और 60। यहां पर बनने वाला कोण तो दिया हुआ है 45 डिग्री, और यहां पर बनने वाला कोण दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे कहा गया खंबे की ये वाली जो ऊंचाई होगी ना, ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, ये हमसे पूछी गई है। चलो निकाल लेते हैं सर जी। ठीक है, देखो ये वाला कोण 60 होगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा सर 30 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी दे रखी है? 60 मीटर। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा बताओ छोटी होगी या बड़ी होगी? तो आप लोग कहोगे कि सर ये छोटी होगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 60/√3 हो जाएगी। ठीक है ना, 60/√3। अब इसको नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया और इसको ई नाम दे दिया। ठीक है ना, अब आ जाइए यहाँ पर, ये हमारे पास में आ गई 60/√3। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये वाला, अब इस वाले ट्रायंगल की बात, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, ए बी ई की बात करते हैं। ये वाला एंगल 45 होगा, तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल भी 45 होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब मुझे बताओ यार, बी से लेकर ई तक और सी से लेकर डी तक क्या दोनों दूरियां समान होगी क्या? ये 60/√3 है, तो बताओ ये भी कितनी हो जाएगी? 60/√3। ठीक है, अब ये भी बता दो मुझे, अगर इस 45 के सामने वाली, इस 45 के सामने वाली साइड दी गई है 60/√3, तो क्या इस दूसरे 45 के सामने वाली साइड, ये वाली साइड भी, देखो यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक भी क्या 60/√3 ही होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल होगा, ए से लेकर बी तक भी कितना हो जाएगा? 60/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला कोण 45, ये वाला 45, इस 45 के सामने वाली भुजा 60/√3, तो इस 45 के सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 60/√3। ठीक है ना, यहां से ए से लेकर बी तक की 60/√3। अब आपको तो ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, ईडी वाली, तो कैसे पता करोगे? देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस दी गई है 60/√3 आएगा ना, 60/√3
3 आएगा, 60√3 थोड़ी ना आएगा, कितना आएगा 60/√3, ठीक है ना। ये वाली जो डिस्टेंस आएगी कितनी आ जाएगी 60/√3, ठीक है ना। कहां से लेकर कहां तक, ए से लेकर बी तक। तो अगर मान लो इस टोटल डिस्टेंस में से ए से लेकर सी तक में से अगर हम इस ए बी को माइनस कर दे, इस ए बी को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएगी बीसी, बीसी का मतलब ईडी का मान आ जाएगा। तो यहां से BC बराबर ईडी, दोनों की दोनों बराबर हैं, कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस दी गई है 60, तो 60 में से माइनस कर दो 60/√3 को, और जैसे ही माइनस करोगे तो यहां पर देखो ये वाला √3 इधर चला जाएगा, तो 60/√3 माइनस में 60 और बट्टे में कितना आ जाएगा √3, 60 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 60 कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा √3 माइनस कितना 1 और डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 × √3 - 1 बट्टे में √3। अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या यार, कहीं पर भी नहीं दिख रहा सर। पहला ऑप्शन तो 60 × √3 - 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो ना। फिर मैंने कहा था ना अगर नीचे √3 आ रहा है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। जैसे गुणा करोगे तो अब देखो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 का भाग जैसे 60 में लगाओगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब देखो हमारा आंसर आ गया 20/√3 और √3 - 1। अब ऐसा देखो, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या सर, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा √3, तो क्या करना है इस √3 को अंदर गुणा कर दो, और जैसे ही अंदर गुणा करोगे तो √3 जब √3 से गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, और √3 1 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा √3। तो ये हमारा आंसर है 20 × 3 माइनस का √3, 20 × 3 माइनस का √3। कौन सा ऑप्शन जाएगा सर, अब ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, कौन सा सी ऑप्शन जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, और आंसर कितना चला जाएगा हमारा, आंसर चला जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम लोग। ये तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सड़क के विपरीत और दोनों तरफ 2 ऊर्ध्वाधर खंबे लगे, यदि एक खंबे की लंबाई दी गई है 108 मीटर और इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष तथा आधार पर, इसका मतलब इस लाइन को पढ़ने समय एक चीज तो पता लग गई यार। देखो क्या, देखो आपसे ये कहा गया है किसी सड़क के विपरीत और दोनों तरफ 2 ऊर्ध्वाधर खंबे लगे हुए। अब ये इस खंबे की लंबाई कितनी 108 मीटर, इस खंबे के शीर्ष से देखो ये जो खंबा खड़ा हुआ है ना, इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और आधार पर बनने वाले अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब नीचे की ओर बन रहे होंगे, नीचे की ओर बन रहे होंगे। इसका मतलब ये जो खंबा खड़ा है ना 108 वाला, ये वाला खंबा बड़ा होगा आपका, ठीक है। जबकि ये जो दूसरा खंबा होगा ना, ये दूसरा खंबा क्या होगा आपका छोटा होगा, क्योंकि आपसे ये कहा गया है, देखो ध्यान से सुनो, आपसे कहा गया है किसी सड़क के विपरीत और दोनों तरफ 2 ऊर्ध्वाधर खंबे लगे हैं, जिस एक खंबे की लंबाई, इस खंबे की लंबाई दी गई है कितनी 108 मीटर, ठीक है 108 मीटर है। इस खंबे के शीर्ष से मतलब यहां से दूसरे खंबे के शीर्ष मतलब यहां पर शीर्ष और आधार, आधार का मतलब यहां पर बनने वाले अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब नीचे की ओर बनेंगे, अवनमन कोण बनेंगे नीचे की ओर। इसका मतलब इसकी लंबाई ज्यादा है तभी तो नीचे की ओर बनेंगे, उन्नयन बोलता तो फिर इसकी लंबाई छोटी होती है और ऊपर की ओर कोण बनाते, ठीक है ना, अवनमन कोण कहे गए। और अवनमन कोण कितने कितने बोल रहा है सर, अवनमन कोण बोल रहा है वो कितने कितने क्रमशः 30 और 60, तो शीर्ष पर तो बन रहा है 30 डिग्री का और यहां पर बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का, ये लीजिए। फिर क्या कहा गया, दूसरे खंबे की लंबाई कितनी होगी, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब देखो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस 60 के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है 108, तो बताइए इस 30 के सामने वाली साइड कैसी होगी, छोटी या बड़ी, छोटी हो जाएगी। अब छोटा करने के लिए क्या करेंगे, √3 का भाग लगा देंगे तो 108/√3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या जितनी दूरी सी से लेकर डी तक होगी उतनी दूरी क्या बी से लेकर ई तक होगी, बिल्कुल सर उतनी दूरी होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 108/√3। अब आ जाओ इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं ए बी ई की, ये वाला कोण 30 है तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना 60 हो जाएगा। अब देखो
60 डिग्री के सामने वाली साइड दी गई है 108 बटा √3। तो मुझे बताओ 30 डिग्री के सामने वाली साइड छोटी होगी या फिर बड़ी होगी? तो आप लोग कहोगे कि सर 30 डिग्री के सामने वाली साइड, ये ए बी वाली साइड क्या होगी? छोटी होगी। और छोटा करने के लिए √3 का क्या लगाएंगे? भाग। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये पहले ही 108 बटा √3 है तो एक √3 का और भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कहां से लेकर कहां तक? ए से लेकर बी तक। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 108 बटा √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 3। 3 का भाग लगाओ, 3 तिया 9 और 3 छिके 18, इसका मतलब 36 आ रही है। तो ये जो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है हमारे पास में? 36 आ रही है, ठीक है 36 आ रही है। तो एक काम करो ना, इस टोटल दूरी में से इस 36 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 108 में से अगर 36 को माइनस कर देंगे तो 108 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गया तो 2 और 10 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? 7। इसका मतलब जो दूसरे खंबे की लंबाई हो जाएगी ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी? 72 मीटर, ठीक है ना। देखो पिछले क्वेश्चन का जैसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, फिर ये भी एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, इस बार 30 डिग्री का कोण है यहाँ पर। देखो ये वाली साइड कितनी आई थी? 108 बटा √3। अगर ये 108 बटा √3 होगी तो ये भी तो 108 बटा √3 होगी। ये वाला कोण कितना है? 30। तो ये वाला कोण 60। 60 के सामने वाली भुजा दे रखी है कितनी? 108 बटा √3। तो 30 के सामने वाली भुजा कैसी होगी? छोटी। और छोटा करने के लिए √3 का फिर से भाग लगाएंगे। तो 108 बटा √3 तो था ही, एक √3 का और भाग लग जाएगा। तो √3 गुणा √3 कितना? 3। 3 का भाग लगा दो 108 में, कितने बार कटेगा? 36 बार, ठीक है ना। तो ये 36 आ जाएगा, 36 या 108, तो ये 36 हो गया। अब टोटल 108 है, टोटल कितनी दूरी दी गई है? 108। तो 108 में से 36 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा हमारे पास में? 72 मीटर, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे यार ये वर्गाकार फुटबॉल का मैदान देखो कितने बार आ गया यार, है ना, जबकि हम इसको पहले ही कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ लेते हैं। समझें क्या इस वाले क्वेश्चन को? फिर कुछ एक क्वेश्चन तो अब आपको करने को दूंगा मैं, ठीक है ना। आप लोग खुद से करना यार, कुछ एक क्वेश्चन तो आप लोग खुद से भी करना, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे आ जाइए, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है कि किसी स्मारक के आधार से, ये मान लीजिए कोई भी एक स्मारक दिया हुआ है, ये मान लीजिए ये कोई भी एक स्मारक दिया हुआ है, ठीक है। स्मारक के आधार से सीधी रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का सीधी रेखा पर एक बिंदु बनाया हुआ है, ठीक है। और स्मारक के शीर्ष से इस बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का ये वाला जो उन्नयन कोण है वो इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। इसका जो टेंजेंट है ना 1/5 है। इसको ऐसे बोल दो θ1। टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, ध्यान रखना tan थीटा। अब आपसे ये कहा गया है कि इसका ये जो टेंजेंट है ना tan θ1 ये पाया गया है आपका 1/5। 1/5। फिर क्या कहा गया? स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर, स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर, 138 मीटर चलने पर, ठीक है, चलने पर इसका उन्नयन कोण का सीकेंट। अब ये जो उन्नयन कोण बनेगा ना θ2, इसका बोला गया है सीकेंट। सीकेंट का मतलब होता है सेक, ठीक है। और सेक θ2 दिया गया है हमें कितना? √193 बट्टा 12। 12 पे अंडर रूट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। √193 बट्टा 12। तो आपसे कहा गया इस स्मारक की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? इस स्मारक की जो ऊंचाई है ना वो आपसे पूछी गई है कि इस स्मारक की ऊंचाई है वो मीटर में कितनी हो जाएगी। चलिए आ जाइए देख लेते हैं ना, स्मारक की ऊंचाई मीटर में कितनी हो जाएगी। ध्यान से समझेंगे यार। अब देखो कैसे करेंगे। ये नीचे वाली दूरी को क्या कहा जाता था? d तो कहा जाता था। तो d बराबर h इंटू कॉट
थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू, जबकि हमें कॉट थीटा वन नहीं दिया, हमें तो क्या दिया गया, टेन थीटा वन दिया गया। अब टेन थीटा वन और टेन और कॉट में रिलेशन बताओ क्या होता है। टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। देखो टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसका मतलब अगर टेन थीटा वन 1/5 है तो यहां से आप मुझे बताओ क्या कॉट थीटा वन उल्टा हो जाएगा क्या, 1/5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब कॉट थीटा वन तो आ गया, चलो ठीक है, कॉट थीटा वन तो यहां से निकालेंगे। अब कॉट थीटा टू यहां से निकालेंगे, लेकिन कॉट थीटा टू को निकालने के लिए दोस्तों, कॉट थीटा टू को निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखिए। देखो ये जो सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होता है। जबकि जो कॉट थीटा होता है ना आपका, या एक काम कर, सेक थीटा होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, √193 बट्टे 12, कर्ण आ गया, आधार आ गया। अगर मैं आपसे लंब पूछूं कि लंब कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे सर लंब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर करोगे तो कर्ण का स्क्वायर √193 का स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा। देखो कर्ण का स्क्वायर √193 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा 193, और आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। माइनस कर दो, 13 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 9। यहाँ पर देखो 13 में से 4 गया तो 9, 8 में से 4 गया तो कितना 4, मतलब कि कितना आ जाएगा 49, और √49 का मतलब कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो यहां से देखो कि सेक थीटा टू, सेक थीटा टू की बात कर रहे हैं ना, सेक थीटा क्या होता है आपका कर्ण बट्टा आधार। तो यहां से लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया और आधार भी आ गया। अब आप मुझे यार ये बताओ कि कॉट क्या होता है। कॉट होता है हमारा आधार बट्टा लंब, यही होता है ना। अब आधार तो कितना दिया हुआ है सर 12, और लंब कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें ये दो ही तो वैल्यू चाहिए थी, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कॉट थीटा वन तो हमने यहां से निकाल लिया, टेन थीटा वन से उल्टा कर दिया, और कॉट थीटा टू हमें यहां से निकालना था, लेकिन कॉट होता है आधार बट्टा लंब और सेक होता है कर्ण बट्टा आधार। तो हमें लंब पता करने की जरूरत थी, तब हमारे सामने कॉट आएगा। ठीक है ना। अब सेक थीटा टू से हमने निकाल लिया। सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बट्टा आधार, मतलब कर्ण तो हो गया √193 और आधार कितना हो गया 12 हो गया। तो यहां से अगर हम लंब की बात करेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा √ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √193 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 193, और माइनस करेंगे आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो 193 माइनस 144 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये आ जाएगा हमारे पास में आंसर √49, और √49 का मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन ये तो लंब आया, आंसर थोड़ी ना है, ये तो लंब आया। अब सेक थीटा टू से हम क्या निकाल लेंगे, कॉट थीटा टू। तो कॉट थीटा टू कितना हो जाएगा, आधार बट्टा लंब करो, आधार कितना 12 और लंब कितना 7, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 12/7। ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12/7, आंसर नहीं कॉट थीटा टू हुआ, या आंसर नहीं हुआ, कॉट थीटा टू हो गया 12/7। अब इसको तो मैं मिटा देता हूं। देखो हमें मेन चीज चाहिए थी कॉट थीटा वन और कॉट थीटा टू। अब देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं, है ना, इसको तो मिटा देते हैं। ठीक है, अरे अच्छा ये लो, अब हमारे पास में कॉट थीटा वन भी आ गया, कॉट थीटा टू भी आ गया। अब लगा दो जो आपको मैंने ट्रिक लिखवाई थी। मैंने ट्रिक क्या लिखवाई थी, D बराबर H इंटू कॉट थीटा वन माइनस का कॉट थीटा टू। डी का मान कितना दिया हुआ है 138, H का मान निकालना है। कॉट थीटा वन कितना आ गया, कॉट थीटा वन आ गया 5, माइनस कॉट थीटा टू कितना आ गया 12/7। ठीक है, तो यह आ जाएगा 138 इक्वल H इंटू 7 से इधर गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 35 माइनस कितना 12, बट्टे में कितना कर दोगे 7। ठीक है, फिर से कितना आ गया 138 इक्वल कितना आ जाएगा H इंटू 35 माइनस 12 कितना आ जाएगा
फटाफट बताइए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 23/7। देखो यार ये 3 छिक्की 18, 6 से कट रहा है क्या पूरा पूरा। देखो 3 छिक्की 18, 6 से कट रहा है। मुझे लग रहा है 6 का गुणा करोगे 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, बिल्कुल कट रहा है सर। ये 23 से ये 138 6 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 6 बार। 3 छिक्की 18, 7 को इधर वज्र गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 7 42। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। इस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। और 42 वाला कौन सा ऑप्शन है? हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है ना, सबसे पहले tan θ1 से क्या निकालोगे? cot θ1, फिर उसके बाद में sec θ2 से क्या निकालोगे? cot θ2। ठीक है ना, इस टाइप से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है, तो एक बार इसको देख लेना आप लोग। ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन भी है। फिर लगा देना डी का फॉर्मूला, लगा देना डी बराबर h इंटू कॉट θ1 माइनस का cot θ2 लगा देना, और वहां से हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है यार इस वाली पीपीटी के अंदर। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा है थोड़ा सा, है ना। आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है, एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, यदि पतंग का धागा जमीन के साथ x डिग्री का कोण बनाता है। देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति, ये जमीन है आपकी, है ना, ये मान लीजिए जमीन दी हुई है और यहाँ से व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जमीन से यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, तो जमीन के साथ में पतंग का जो धागा है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? x डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यह मानते हुए कि धागे में कोई डील नहीं है, धागे की लंबाई, यहाँ से इसको मिला दो, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। धागे की लंबाई पूछी गई है, मतलब ये वाली दूरी पूछी गई है आप लोगों से। ठीक है ना, धागे की लंबाई को L मान लेते हैं। ठीक है ना, ये x हो गया। और क्या कहा गया है? cot x बराबर 8/15। ठीक है सर जी, cot x बराबर 8/15। हाँ, पतंग जमीन से 75 मीटर, यार ये भी तो दिया हुआ है, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, cot x। अब आप मुझे एक चीज समझाओ यार, देखो ये जो एंगल है ना, एंगल के सामने वाली साइड कही जाती है लंब, ये कही जाती है लंब, और ये हो गया हमारे पास में कर्ण। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण आते हैं? तो आपका आंसर आएगा कि सर ऐसा होता है, साइन होता है। देखो साइन में ही आता है, वैसे तो कॉसेक में भी आता है, लेकिन साइन में आता है लंब और कर्ण। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन x बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण का मतलब लंब तो कितना दिया हुआ है? 75, और कर्ण कितना दिया हुआ है? L। ठीक है, अब सुनो, अगर आपके पास साइन x का मान आ जाए तो आपके पास में इस L का मान आ जाएगा, और साइन x का मान निकालने के लिए देखो ये वाली चीज दी गई है cot x। अब देखो यार ये कुछ ट्रिग्नोमेट, यहाँ पर ये जो है ना कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे पास में। समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं होती है, आप उनको डायरेक्ट याद रखना। देखो समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं होती हैं, जैसे 3 4 5, 5 12 13। ठीक है ना, ये कैसे आती है? ये इस टाइप से आती है। जैसे मान लीजिए लंब कहा गया आपसे 3, आपसे कह देगा कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4, तो बताइए उसका कर्ण कितना होगा? तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है सर, कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यही होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना दिया हुआ है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। तो √25 का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस टाइप से भुजाएं फिक्स है, तो अगर एक 3 होगा एक 4 होगा तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी टाइप से ये है, अगर लंब 5 होगा, आधार 12 होगा, तो कर्ण कितना आएगा? 13। देखो 5 का स्क्वायर कर्ण निकालना है, तो 5 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। इस टाइप से कुछ भुजाएं होती है। ठीक है ना, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब मैं इन सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना सा ध्यान रखो कि यहां पर, अरे
यहाँ पर मैं कुछ भुजाएं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भुजाएं लिख रहे हैं, उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बात को, समझिए बातों को, देखिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कर लेते हैं, साइन एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, लंब बट्टा कर्ण, मतलब कि 75 बट्टा एल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर कहा गया है कॉट की बात की गई है, कुछ भुजाएं जैसे मैंने कहा था कुछ ट्रिपलेट से समकोण त्रिभुज के, उनको याद कर लो, 3 4 5, 5 12 13, फिर आ गया 7 24 25, ठीक है, फिर आ गया 8 15 17, फिर आ गया 20 21 29, और फिर आ गया 9 40 41। कई सारी जगह पर इनका यूज होगा, ठीक है ना। तो इनको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इन ट्रिपलेट्स को। जहां पर ये जो बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी ना, 5 3 4 5 में बड़ी भुजा 5, 5 12 13 में बड़ी भुजा 13, ये जो बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी इन्हें कहा जाएगा कर्ण, और बाकी भुजाएं क्या कहलाएंगी, लंब और आधार। तो यहाँ पर कहा गया कॉट एक्स बराबर दिया हुआ है 8/15, कॉट एक्स बराबर 8/15। अब कॉट क्या होता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉट होता है आपका आधार बट्टा लंब। कितना होता है, आधार बट्टा लंब। अब कर्ण कितना आएगा आप देख के बताओ, 8 और 15 के साथ वाली भुजा देखो, 8 और 15 के साथ वाली भुजा कितनी आ जाएगी, 17, तो कर्ण आ गया 17। अब हमें तो मान किसका चाहिए, साइन एक्स का चाहिए। तो यहां से देखो साइन एक्स कितना आ जाएगा, यहां से साइन एक्स आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण का मतलब लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे कर्ण का मतलब लंब तो कितना हो गया 15, और कर्ण कितना हो गया हमारे पास में 17, ठीक है ना। लंब बट्टा कर्ण हो गया 15/17 हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ पर वैल्यूज डाल दीजिए, साइन एक्स का मान आ गया 15/17, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर 15/17 बराबर होगा किसके, 75/L के, ठीक है। यहां से कर दो 15 5 75, और एल को तो इधर ले जाओ और 17 को इधर ले जाओ, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 17 5 85, ठीक है ना। एल बराबर कितना आ जाएगा 17 5 85 हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज करना है यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा हमारे पास में 17 5 85, तो इस एल का मान आ गया, धागे की लंबाई आ गई, ठीक है ना। तो ये जो पीपीटी है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले साइन एक्स का मान पता करना है। साइन एक्स का मान कहां से पता करोगे, कॉट एक्स से पता करना है, ठीक है ना, 15/17, और आंसर कितना आएगा 85। चलो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन तो हो ही गया ना, स्मारक के आधार से 138 मीटर की ओर चलने पर, और ये वाला भी हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, धागे की लंबाई। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 फिर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं यार पहले, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस वाली स्लाइड के अंदर, तो ध्यान से समझेंगे इन वाले क्वेश्चन को। देखो क्या कहा गया है, एक नौसेना कप्तान 4 × √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से, ये इसकी स्पीड दी गई है, ठीक है ना, प्रति सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से, देखो देखो इस टाइप से, ये कोई भी एक लाइट हाउस है और यहां से वो दूर जाता जा रहा है, ठीक है ना। अब आपसे ये कहा गया है कि लाइट हाउस का उन्नयन कोण 60 डिग्री से, इस तरफ कौन था इसका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री से कितना बदल गया, 60 डिग्री से जैसे जैसे आगे जाएगा तो 60 डिग्री से ये वाला कोण आपका बदलकर कितना हो गया, ये वाला कोण बदलकर आपका हो गया 45 डिग्री का, ठीक है ना। कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। बदलने के लिए इसे कितने मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है। अब देखो 60 डिग्री से यहां तक का जो समय दिया हुआ है वो 1 मिनट दिया हुआ है, और चाल भी दी गई है, ठीक है। तो आप क्या यहां से यहां तक की दूरी निकाल सकते हो क्या, हाँ सर, दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अब देखो चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 4 × √3 - 1, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हमें 1 मिनट। अब देखो ये चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में, जबकि टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लो ना, समय हो जाएगा हमारा 60 सेकंड। तो यहां से आ जाएगा 6 चौक 24, मतलब 240 × √3 - 1 मीटर, ठीक है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी 240 × √3 - 1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना।
तो चलिए ये डी का मान आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि लाइट हाउस की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी। ठीक है ना, ये वाली हमसे हाइट पूछी गई है, ये वाली हाइट इसकी मीटर में कितनी हो जाएगी। तो समझते हैं बात को। देखिए ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री का, अगर मैं इसको भी 45 मान लेता हूँ, या फिर आप फॉर्मूला लगा दो, है ना। डी बराबर क्या लिखवाया था मैंने, एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा 2। अब डी की वैल्यू कितनी दी गई है सर, डी की वैल्यू दी गई है 240 इंटू √3 माइनस 1 बराबर एच का मान पता करना है। कॉट थीटा 1, थीटा 1 का मतलब छोटा कोण, मतलब कि कॉट 45 डिग्री माइनस कॉट थीटा 2 मतलब कि कॉट 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज डाल देंगे। ये तो हो गया 240 इंटू √3 माइनस 1 बराबर एच इंटू कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, यहां से देखिए ये तो हो गया 240 इंटू √3 माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा, एच इंटू इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बट्टे में कितना आ जाएगा, √3। अब √3 माइनस 1 से तो √3 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये √3 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 240/√3। ठीक है ना, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240/√3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, h बराबर 240/√3 का मतलब कौन सा ऑप्शन चला जाएगा हमारा, ए ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलिए ए वाला ऑप्शन चला गया हमारा, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, समझ पाए क्या आप लोग। यहाँ से देखो चाल दी गई थी 4 इंटू √3 माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड में, दूरी निकाल लो। और चाल कौन सी दी थी, 60 से 45 डिग्री होने वाला लगा समय, ये वाला चाल दी गई, ये वाला समय दिया हुआ था 1 मिनट, तो यहाँ से दूरी निकाल लेना, दूरी आ जाएगी इतनी। 1 मिनट दिया हुआ था तो 60 सेकंड रखेंगे। अब डी का मान दिया हुआ है, एच का मान निकालना, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है हमसे, देखो एक नहर के दोनों तट एक सीधे और समांतर है, ए बी सी। एक नहर बनाई गई है, इस टाइप से मान लो, ये इस टाइप से नहर बनाई गई है। चलो ठीक है, फिर क्या कहा गया है, ए बी सी 3 व्यक्ति जिनमें से ए एक तट पर खड़ा है, बी एवं सी सामने के तट पर खड़े हैं। ए तो एक तट पर खड़ा हुआ है और बी और सी इसके सामने के तट पर खड़े हुए हैं। चलो ठीक है, और किस टाइप से खड़े हुए हैं, कंडीशन भी दी गई है। बी को लगता है, इस बी को लगता है कि कोण ए सी बी, एंगल है ये, कोण ए सी बी 30 डिग्री, इनको मिला दो, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये वाला कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। ठीक है, और सी को लगता है कि कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। अब मुझे बताओ ये 60 ये 30, तो ये कितना बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा गया है हमसे, यदि बी और सी 100 मीटर की दूरी पर है, बी और सी, ये वाली दूरी दी गई है हमें कितनी, 100 मीटर, ये वाली दूरी दी गई है हमें 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी पर है तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। हमसे ये वाली चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है ना, ये वाली चौड़ाई हम लोगों से पूछी गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी गई है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो किस टाइप से निकालेंगे आप मुझे बताओ। देखो 90 के सामने वाली साइड दी गई है कितनी, 100, तो बताइए 30 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, 30 के सामने वाली साइड हो जाएगी उसकी आधी, मतलब 50। ठीक है ना, अब ये 50 हो गई। अब 30 के सामने वाली भुजा यदि 50 है तो मुझे बताओ 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, 60 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, मतलब 50/3 हो जाएगी। ठीक है, 50/3 हो गई। अब हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, देखो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लंब, ये वाली डिस्टेंस ही तो निकालनी है। नहर की चौड़ाई कितनी होगी। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर बात करते हैं, देखो समकोण त्रिभुज में अगर मान लो ये ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है, अगर मान लो इस 90 डिग्री वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डाल दिया जाए और आपसे इस लंब की लंबाई पूछी जाए कि इस एच का मान कितना आएगा, तो ध्यान रखना इस एच का मान आता है हमेशा और हमेशा इन दोनों का तो गुणा कर दो, ए गुणा बी, और भाग लगा दो इस सी का। भाग किसका लगा दो, इस सी का। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है ना, एच बराबर क्या होगा, ए गुणा बी बट्टे में सी हो जाएगा। अब यहां से देखो यार,
ये 90 डिग्री वाला शीर्ष, 90 डिग्री वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 के सामने वाला जो 90 के सामने वाली जो भुजा वो क्या कहलाती है, कर्ण। इसका मतलब यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया, 90 के सामने वाली भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। बाकी बची हुई भुजा एक का मान दिया हुआ है 50 और इस दूसरी का मान कितना दिया हुआ है 50√3, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और हमसे इस h का मान पूछा गया, ठीक है ना, ये h ही तो होगी इस टाइप से। 90 डिग्री वाले सामने वाले शीर्ष पर डाला गया लंब, ये क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। नहर की चौड़ाई, इस h का मान निकालना है तो बस वैल्यूज डाल दो। h बराबर a गुणा b, इन दोनों का गुणा कर दो, 50 गुणा 50√3 बट्टे में क्या कर देंगे 100, ठीक है, ये कर दिया। 50 गुणा 50 बट्टे, ये 50 से काट दो 2 बार, 50 दूनी 100 और 2 से कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25√3। इसका मतलब ये जो नहर की चौड़ाई आएगी, नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 25√3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेना इस वाले प्रश्न को भी, ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। देखो आपसे कहा गया था ये वाला एंगल 90, 30 और 60, 90 के सामने वाली भुजा दे रखी है 100, तो 30 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधी, और 60 के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, √3 गुना, √3 गुना का मतलब कितनी हो जाएगी, 50√3 हो जाएगी। अब हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। तो आप लोग ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में अगर 90 डिग्री के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे, h बराबर इन दोनों का गुणा किया जाता है और इसका भाग लगाया जाता है। कर्ण का भाग लगाते हैं हमेशा, लंब और आधार को तो गुणा करेंगे, a गुणा b और c का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। इसी टाइप से यहाँ पर करना था आपको, a गुणा b करना था और भाग लगाना था किसका, c का। यहाँ पर भी ऐसे ही करना था, इन दोनों का देखो a गुणा b, इसका तो गुणा करना था और भाग लगाना था इस कर्ण का, 90 डिग्री के सामने वाले का भाग लगाना था। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे सामने 25√3, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, 25√3 हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन, चलिए इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर इस वाले। चलो ठीक है दोस्तों, इस पीपीटी के क्वेश्चन भी आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब शायद इसकी एक लास्ट क्लास और लूंगा मैं हाइट एंड डिस्टेंस की, फिर हाइट एंड डिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, खत्म हो चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अब ये मान के चलो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से कर लो। यहाँ पर आपके ये मान के चलो लगभग आपके सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट कवर हो चुके हैं। अब जो कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे बचते हैं आपके जो लास्ट क्लास में, अब लास्ट क्लास में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन ही बच पाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन अब हम और देख लेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।